ऑल ऑफ यू ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ मेगानेट। तो आज की जो हमारे टॉपिक है वो कार्नोट साइकिल है। लेकिन कार्नोट साइकिल को स्टार्ट करने से पहले हम लोग लास्ट लेक्चर पर रिकैप करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एंट्रोपी को लेकर के स्टडी किए थे और एंट्रोपी की जो इंटीग्रल और डिफरेंशियल फॉर्म था उन इक्वेशन को डिराइव किए थे और उनके ऊपर जो भी पॉइंट्स और प्रॉपर्टीज जो इम्पोर्टेंट 5 निकल करके आए थे उन सब का हम लोगों ने देखा था स्टेप टू स्टेप, और कुछ स्पेशल केसेस तो उन लोगों ने लास्ट लेक्चर में डील किया था। तो आज हम लोग जो डील करने वाले हैं वो है कार्नोट साइकिल। आज हम लोग इसके अंदर देखेंगे कि इसके जंक्शन क्या है, इसको अप्लाई करने की कंडीशन क्या क्या है और इसकी एफिशिएंसी की जो डेरिवेशन है, इन सबको आज हम इस लेक्चर में डील करने वाले हैं। तो चलो आज के लेक्चर शुरू करते हैं कार्नोट साइकिल से। तो कार्नोट साइकिल पढ़ने से पहले हम लोग इसको समय पहले इसकी एजम्पशन को देखेंगे कि ये इस कार्नोट साइकिल को डिजाइन करने के लिए या जो इसकी डेरिवेशन दी गई थी कार्नोट साइकिल के लिए इसकी एफिशिएंसी को, तो उसमें एजम्पशंस क्या क्या लिए गए थे उन सबको हम पहले देखेंगे। तो इसकी जो पहली एजम्पशन है इसमें दिया गया है कि जो भी प्रोसेस होगा कार्नोट साइकिल के अंदर वो सारी प्रोसेस क्या होगी, वो रिवर्सिबल होगी। तो कंसीडर किया गया है कि ऑल दी प्रोसेसेस आर रिवर्सिबल। तो ये इसकी एजम्पशन ली गई है। 4 इसमें प्रोसेस आते हैं, चारों प्रोसेस को रिवर्सिबल माना गया है, रिवर्सिबल नहीं माना गया किसी एक को भी। जो सेकेंड वन हमारी एजम्पशन है इसमें यह लिया गया है कि जो फ्लूइड यूज किया जाएगा कार्नोट साइकिल जब हम लोग ऑपरेट करेंगे, कोई भी इंजन जब डिजाइन किया गया और वो कार्नोट साइकिल पर वर्क कर रही है, तो उसके लिए हम लोग फ्लूइड क्या लेंगे, आइडियल फ्लूइड लेंगे। और आइडियल फ्लूइड होने की कंडीशन क्या है, इसको वैसे हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डील कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करते हैं ब्रीफ में कि कोई भी फ्लूइड आइडियल फ्लूइड तभी होगी जब उसकी प्रेशर जो होगी ना वो वेरी लो होगी और जो टेम्परेचर होगी वो वेरी हाई होगी। तो जो भी फ्लूइड इस तरह की प्रॉपर्टीज अगर अपने अंदर बियर कर रही है तो उसको बोलेंगे कि आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टीज उसके पास है या आइडियल फ्लूइड उसको बोल सकते हैं। जो हमारी थर्ड वन एजम्पशन है वो क्या दिया गया है कि फ्रिक्शनलेस प्रोसेस है। मतलब क्या है कि इस कार्नोट साइकिल के अंदर 4 प्रोसेस होंगे या इसके अलावा और भी कोई प्रोसेस आ रहे हैं, तो उसके अंदर जो भी प्रोसेस होंगे ना वो सारे क्या होंगे, फ्रिक्शन फ्री होंगे। और लास्ट वन एजम्पशन क्या दिया गया है कि जो भी सिस्टम हमारी होगी वो कम्प्लीटली इंसुलेटेड होगी। इससे क्या समझ में आया कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का इंटरेक्शन जो होगा ना वो जीरो होगा, या ये मैं बोल दूं कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में डेल क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी हीट का इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा। तो ये 4 एजम्पशन थे कार्नोट साइकिल के लिए, और इन 4 एजम्पशन को लेते हुए आगे इसकी डेरिवेशन हम लोग करने वाले हैं। तो अभी तक तो हम लोग ने एजम्पशन को डील किया, लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे कि इसकी कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन को हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कार्नोट साइकिल की कंडीशन क्या है, उसके जो प्रोसेसेस हैं उसके अंदर क्या कंडीशन दी गई, इन सबको अभी हम लोग इन डेप्थ स्टडी करने वाले हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कार्नोट साइकिल को स्टडी करने के लिए उसकी जो कंडीशन दी गई है उसको हम लोग स्टडी करते हैं। तो सब में इसमें पहली और इम्पोर्टेंट जो कंडीशन क्या दी गई कि जो कार्नोट साइकिल है ना वो एक्चुअल साइकिल नहीं, वो हाइपोथेटिकल साइकिल है। उसके अलावा जो इसकी सेकेंड कंडीशन है वो बोला गया है कि रिवर्सिबल साइकिल होनी चाहिए। अब रिवर्सिबल साइकिल होने के लिए जैसे अभी हम लोग आईसी इंजन में या ऑटो साइकिल हम लोग पढ़े थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, तो उसमें हम लोग ऑटो साइकिल, डुअल साइकिल और आईसी इंजन में स्टडी करेंगे या गैस साइकिल, तो वहाँ पर हम लोग प्रोसेस बोलते हैं रिवर्सिबल तो हैं, लेकिन उस केस में जो रिवर्सिबल होने के लिए हमारी साइकिल जो होती है ना वो इंटरनली इरिवर्सिबिलिटी इक्वल टू 0 होता है, या ये बोल सकते हैं कि इंटरनली वो रिवर्सिबल है। लेकिन एक्सटर्नली जो इरिवर्सिबिलिटी है, एक्सटर्नली इरिवर्सिबिलिटी होगी जो नॉर्मल गैस साइकिल है उसके अंदर एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी जो होती है ना वो 0 नहीं होती है, या ये बोल सकते हैं कि एक्सटर्नल रिवर्सिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है कार्नोट साइकिल के अंदर कि इसमें जो प्रोसेस लिया गया है, जो साइकिल को यहाँ पर ट्रीट किया गया वो सारे रिवर्सिबल साइकिल ट्रीट किया गया है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें इन्होंने बोला है कि जो हमारी सिस्टम होगी ना या जो साइकिल, उसके अंदर जो इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी होगी उसको 0 कंसीडर करेंगे
और जो एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी होगी इसको भी 0 कंसीडर करेंगे। अब जरा समझते हैं इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी क्या और एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी क्या है। देखो, अगर कोई भी डिवाइस या कोई भी साइकिल अगर इंटरनल इरिवर्सिबल है, मतलब उस सिस्टम के अंदर या उस साइकिल के अंदर हम लोग फ्रिक्शन को क्या मान लिए हैं, हम लोग फ्रिक्शन को यहाँ पर 0 ट्रीट करेंगे। फ्रिक्शन टेंड्स टू हम लोग 0 मानेंगे, तभी हमारी सिस्टम क्या हो जाएगी, इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी इक्वल टू 0 या इंटरनली रिवर्सिबल बोलेंगे। लेकिन एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी को कैसे समझ सकते हैं, तो एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि अगर हम लोग सिस्टम ले रहे हैं, सराउंडिंग ले रहे हैं, तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में अगर टेम्परेचर डिफरेंस टेंड्स टू 0 आ जा रहा है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में अगर टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर चेंज जो है अगर वो टेंड्स टू 0 आ रहा है, ये आप बोल सकते हैं कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो टेम्परेचर की जो चेंजेज आ रही है, जो वेरिएशन आ रही है, उसका जब डिफरेंस ले रहे हैं तो वो बहुत मिनिमम है या बहुत क्लोज है किसके, 0 के। तो उस केस में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हमारे सिस्टम जो है एक्सटर्नली इरिवर्सिबिलिटी इक्वल टू 0 या एक्सटर्नली क्या हो जाएगी, रिवर्सिबल हो जाएगी। और थर्ड वन क्या दिया गया है कि ये जो साइकिल है ये हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी देगी। क्या देगी, गिव्स मैक्सिमम एफिशिएंसी। अब इसके ऊपर हम लोग अभी आगे और इन डेप्थ स्टडी करने वाले हैं। तो अभी यहाँ समझो कि कंडीशन क्या देगी कि जो कार्नोट साइकिल होगी वो मैक्सिमम एफिशिएंसी देगी। और जो लास्ट वन इस कंडीशन क्या दी गई है कि ये रिक्वायर्ड करता है 2 थर्मल रिजर्वायर। मतलब कार्नोट साइकिल में हमें कम से कम 2 थर्मल रिजर्वायर चाहिए। मिनिमम और मैक्सिमम इक्वल टू 2 ही होगा, 2 से कम भी नहीं और 2 से ज़्यादा भी हमें रिजर्वायर नहीं चाहिए, ओनली 2 रिजर्वायर रिक्वायर्ड होता है। तो ये तो थी कार्नोट साइकिल की कंडीशंस और अजम्पशन सभी हमने डील किया। अब देखते हैं कि इस साइकिल के अंदर जो प्रोसेस हो रहे हैं वो कौन कौन सी प्रोसेस हैं और उसके पीवी और टीएस डायग्राम के नेचर को देखते हैं। तो ये कार्नोट साइकिल के लिए हम लोग ने यहाँ पर 2 ग्राफ प्लॉट किया है। एक तो P वर्सेस V, मतलब प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया है, और सेकेंड वन जो है वो T वर्सेस S। T यहाँ पर टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है और S जो है यहाँ पर एंट्रोपी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो अब यहाँ पर ये जो प्रोसेस दिखाया गया है, ये सारे प्रोसेस जो है ये पीवी और टीएस डायग्राम में दिखाया गया है, लेकिन दोनों का जो अपीयरेंस है वो डिफरेंट हमें देखने को मिल रहा है। अब इसको जरा समझते हैं ऐसा क्यों होता है। तो कार्नोट साइकिल के अंदर बेसिकली 4 प्रोसेस यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहे हैं। 2 हमारी आइसोथर्मल प्रोसेस होगी और 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होगी। ये क्वेश्चन में पूछा जा चुका है एमसीक्यू के अंदर कि कार्नोट साइकिल के अंदर जो 4 प्रोसेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो उसमें एक ऑप्शन था 2 आइसोथर्मल एंड 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। पहले हम लोग टीएस डायग्राम को देखते हैं। जब टीएस डायग्राम को प्लॉट किया गया कार्नोट साइकिल के लिए, यहाँ पर जो इसका व्यू हमें देखने को मिल रहा है प्लॉट करने के बाद, ये रेक्टेंगल शेप में देखने को मिलेगा। तो ये जो प्रोसेस है ये 1 to 2 ये फर्स्ट प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेकेंड, थर्ड एंड ये 4 to 1 फोर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पर इस साइकिल को हमने क्लॉकवाइज में रिप्रेजेंट किया है, डायरेक्शन क्लॉकवाइज शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर कार्नोट साइकिल जो है हम लोग इसको इंजन के लिए प्लॉट कर रहे हैं। तो इंजन जो भी होता है उसकी जो साइकिल प्लॉट की जाती है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में की जाती है, क्योंकि जो इंजन है वो प्रोड्यूसिंग डिवाइस होती है। अब यहाँ पर जो लाइन दिखा रही है इसके अकॉर्डिंग जो हम लोग यहाँ पर टेम्परेचर ले रहे हैं, तो इसको मैंने यहाँ पर TL दिया है जो मिनिमम टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करेगी, और ये जो लाइन है इसके अकॉर्डिंग जो टेम्परेचर है मैंने यहाँ पर TH लिख रखा है, जो यहाँ पर ये मैक्सिमम टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करेगी। और TH जो है वो क्या है, T2 और T3 के इक्वल होगा, और TL जो है वो T1 और T4 के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस 2 to 3 एंड 4 to 1 के आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो अब यहाँ पर हम लोग प्रोसेस को देखते हैं जरा कि जो हमारी पहली प्रोसेस है 1 to 2, मतलब यहाँ पर अगर हम लोग TS डायग्राम में आते हैं, ये वाली प्रोसेस 1 to 2 जो प्रोसेस आ रही है ये हमारी प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक बोला गया या आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन बोलेंगे। अब देखो कि यहाँ पर आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन या रिवर्सिबल एडियाबैटिक क्यों बोलेंगे। पहले हमने अजम्पशन क्या माना है कार्नोट साइकिल के अंदर कि सारी प्रोसेस रिवर्सिबल है, ये तो क्लियर होगा कि रिवर्सिबल क्यों आया। एडियाबैटिक क्यों बोला गया इसको समझते हैं, क्योंकि जब हम लोग प्रोसेस 1 to 2 करेंगे ना तो इस दोनों यानी 1 to 2 के बीच में एक तो हीट का इंटरेक्शन नहीं होगा, और यहाँ पर जो प्रोसेस होती है वो एडियाबैटिकली परफॉर्म की जाती है, जिसकी वजह से इसको एडियाबैटिक बोला गया है। और उसके अलावा इस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि ये प्रोसेस कोई भी प्रोसेस अगर रिवर्सिबल हो गई और एडियाबैटिक दोनों प्रॉपर्टीज आ रही है
तो मतलब वो प्रोसेस किसको रिप्रेजेंट करती है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करती है। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन के पॉइंट को हम लोग लास्ट लेक्चर में डील किए थे कि आइसेंट्रोपिक होने के लिए क्या क्या जरूरी है, उस प्रोसेस को एडियाबैटिक होना और रिवर्सिबल दोनों होना जरूरी है, तभी हम उस प्रोसेस को आइसेंट्रोपिक बोलेंगे। तो रिवर्सिबली तो इसको हम लोग अजम्पशन में ले रखे हैं, और 1 to 2 जो प्रोसेस है एडियाबैटिक प्रोसेस है, जिसकी वजह से हम लोग इसको आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन भी बोलेंगे। अब कंप्रेशन वर्ड क्यों लिया गया, क्योंकि 1 to 2 जो प्रोसेस हो रही है टेम्परेचर का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रही है इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर फ्लूइड का कंप्रेशन किया जा रहा है, जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होगी। अब आते हैं हम लोग 2 to 3। तो 2 to 3 प्रोसेस में देखो यहाँ से यहाँ तक टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये प्रोसेस क्या होगा, आइसोथर्मल होगा। लेकिन 2 to 3 प्रोसेस में क्या होता है कि यहाँ पर हीट का एडिशन होता है। यहाँ पर एक बात याद रखने वाली क्या चीज़ है कि जो कार्नोट साइकिल जो है उसके अंदर सिस्टम के अंदर जब हीट एडिशन की जाती है, जो हीट दी जाती है सिस्टम को, वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे दी जाती है। लेकिन जब ऑटो साइकिल या डीजल साइकिल या डुअल साइकिल की स्टडी करोगे तो वहाँ पर जो सिस्टम को हीट दी जाती है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर नहीं दी जाती है, बल्कि हम लोग कैलकुलेशन के लिए वहाँ पर मेन टेम्परेचर को ट्रीट करते हैं कि मेन टेम्परेचर पर वहाँ हीट सप्लाई की जा रही सिस्टम को। तो ये दो हमारी प्रोसेस हुई 1 to 2 एंड 2 to 3। और 2 to 3 में क्या हो रहा है, यहाँ पर सिस्टम को हीट दिया जा रहा है या सिस्टम के अंदर हीट सप्लाई की जा रही है। अब आते हैं हम लोग जो हमारी सेकेंड लास्ट वन प्रोसेस है वो है 3 to 4, मतलब यहाँ से यहाँ तक 3 to 4 ये वाली डायरेक्शन यहाँ पर दिखाई जा रही है। तो ये भी प्रोसेस क्या है, ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक है, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, ये एक्सपेंशन हो रहा है, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा था, कॉम्प्रेशन हो रहा है। या आइसेंट्रोपिक यहाँ पर हम लोग अभी क्या हो रहा था कि आइसेंट्रोपिक यहाँ पर कॉम्प्रेशन बोल दिए हैं, जबकि यहाँ पर क्या होगा, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होगा। तो रिवर्सिबल आइसेंट्रोपिक में तो दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि अभी हम लोग पहले स्टेप में समझाया हूँ कि आइसेंट्रोपिक और रिवर्सिबल क्यों बोलेंगे। अब यहाँ पर सिर्फ बात करें क्या कि एक्सपेंशन इसको क्यों बोलते हैं। हम लोग लास्ट लेक्चर में क्या समझे थे कि सिस्टम के अंदर एक्सपेंशन हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि सिस्टम की टेम्परेचर में डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो जब भी हम लोग 3 to 4 आए डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ पर सिस्टम के अंदर क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एक्सपेंशन होगा नॉट कॉम्प्रेशन। और 3 to 4 में एंट्रोपिक कांस्टेंट हो रही है, इसका मतलब ये प्रोसेस क्या हो गई, आइसेंट्रोपिक हो गई। और एक्सपेंशन हो रहा है तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। अब जो हमारी लास्ट वन प्रोसेस है वो है 4 to 1। 4 to 1 में देखते हैं क्या होता है कि यहाँ पर देखो ये हीट का रिजेक्शन हो रहा है, और हीट का रिजेक्शन भी किस पे हो रहा है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर। तो 4 to 1 जो हमारी प्रोसेस होगी वो हमारी क्या होगी, आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन प्रोसेस होगी, जिसको मैंने यहाँ पर QR से दिखा रखा है। तो इसमें देखो इन दोनों फेस टू फेस वाले, मतलब 2 to 3 एंड 4 to 1 में, इन दोनों प्रोसेस में देखो कि एक साइड में हीट का एडिशन हो रहा है और दूसरी साइड में रिजेक्शन हो रहा है, लेकिन दोनों ही केस में टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये बन सकता है कि कार्नोट साइकिल के अंदर हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन कैन बी टेकन एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ऐसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है ऑब्जेक्टिव में। तो हमें याद क्या रखना है कि कार्नोट साइकिल के अंदर हीट सप्लाई और हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन दोनों ही आइसोथर्मली की जाती है, मींस कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही की जाती है, टेम्परेचर की वेरिएशन नहीं होती है। जबकि हम लोग अदर साइकिल की हम लोग स्टडी करेंगे, जैसे ऑटो साइकिल हो गया, डुअल, डीजल साइकिल, गैस साइकिल, तो उसके अंदर देखेंगे हम लोग जब सिस्टम के अंदर हीट जो सप्लाई की जा रही है, जो हीट का रिजेक्शन हो रहा है, तो वहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होती है, तो हम लोग वहाँ पर मेन टेम्परेचर कंसीडर करते हैं कैलकुलेशन पर्पज से। एक और यहाँ पर हमने क्या नोटेशन यूज किया है कि जो यहाँ पर TH है ना, वो मैक्सिमम टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करेगी, और जो TL है ये मिनिमम टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करेगी। और यहाँ पर देखो ये इसी की हेल्प से ये PV डायग्राम बनाया गया यहाँ पर। तो यहाँ पर 1 to 2 क्या है, यहाँ पर एडियाबैटिक प्रोसेस है और ये कॉम्प्रेशन हो रहा है। तो PV डायग्राम में हम लोग क्या करते हैं, एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन प्रोसेस दिखाने के लिए हम लोग इस तरह से फॉलो करते हैं। क्यों, क्योंकि जब हम लोग 1 to 2 जा रहे हैं, देखो वॉल्यूम में डिक्रीमेंट मिल रहा है, साथ ही प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि जब भी हम लोग सिस्टम की प्रेशर इंक्रीज कराते हैं तो वॉल्यूम की डिक्रीमेंट देखने को मिलती है। तो ये क्या दोनों प्रोसेस यहाँ पर शो हो रही है कि जैसे जैसे हम लोग आगे फॉरवर्ड मूव हो रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम का डिक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन ये एडियाबैटिकली हो रहा है। ठीक है, अब जब हम लोग यहाँ से 2 to 3 आ रहे हैं तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया, मतलब प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम यहाँ पर बोल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल की ग्राफ यहाँ पर दिखाया गया, और यहाँ पर हीट सप्लाई किया जा रहा है सिस्टम के अंदर। अगेन ये क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। एक्सपेंशन में क्या होगा कि वॉल्यूम की इंक्रीमेंट होगी और प्रेशर का
डिक्रीमेंट होगा जो यहाँ पर ये दिखाया गया, और ये भी प्रोसेस किस पे की जाएगी, एडियाबेटिकली परफॉर्म की जाएगी। एंड लास्ट वन अगेन क्या है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है लेकिन हीट का रिजेक्शन है। तो जब आइसोथर्मल प्रोसेस यहाँ पर है और हीट का रिजेक्शन हो रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, ये वॉल्यूम का डिक्रीमेंट होगा और प्रेशर का इंक्रीमेंट होगा यहाँ पर। तो ये प्रोसेस, ये सारे हमारे पीवी और टीएस डायग्राम को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया। आई थिंक इस ग्राफ को समझने में अब कोई दिक्कत नहीं आई होगी, क्योंकि इस ग्राफ की जो भी लैंग्वेज थी, जो भी प्रोसेस था, उसको मैंने अभी डिफाइन किया। अब इस ग्राफ की हेल्प से ही अभी हम लोग डेरिवेशन करेंगे, लेकिन डेरिवेशन करने से पहले कुछ नोट पॉइंट्स है उसको डील करेंगे, और कार्नोट साइकिल की जो थ्योरी है उस थ्योरी को अभी हम लोग स्टडी करेंगे, उसके बाद डेरिवेशन पे चलेंगे। तो यहाँ पर एक नोट पॉइंट ये आ रहा है क्या, देयर आर 2 आइसोथर्मल एंड 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेसेस इन कार्नोट साइकिल। जो अभी मैंने वर्बली बता दिया गया था, कार्नोट साइकिल में 2 आइसोथर्मल और 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होते हैं, और ये हमें याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन ईएससी में पूछा जा चुका है एमसीक्यू के अंदर। तो हमें याद क्या रखना है कि कार्नोट साइकिल के अंदर टोटल 4 प्रोसेस होंगे, जिसमें से 2 आइसोथर्मल होगा, मीन्स टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगी, और 2 आइसेंट्रोपिक होगी, इसमें एंट्रोपिक कांस्टेंट रहेगी। तो अब तक तो हमने क्या पढ़ा कि कार्नोट साइकिल के एजम्पशन क्या थे, कंडीशन क्या थे, और उसके बाद हमने उसके प्रोसेस को समझा कि हाँ कौन कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व हो रही है कार्नोट साइकिल के अंदर। अब देखते हैं कि कार्नोट थ्योरम क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू कार्नोट थ्योरम क्या होगा कि एनी इंजन वर्किंग बिटवीन 2 गिवन टेम्परेचर, यानी कोई भी जो हमारी इंजन होगी वो वर्क करेगी कोई भी 2 टेम्परेचर पे, यानी कोई भी टेम्परेचर हो उसकी कंडीशन दी गई होगी दोनों टेम्परेचर की, जिसमें से एक टेम्परेचर को हम लोग TH मानेंगे मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर, और दूसरे को TL मानेंगे मतलब मिनिमम टेम्परेचर। तो जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो किसकी होगी, हॉट रिजर्वायर की या सोर्स की होगी, और जो मिनिमम टेम्परेचर होगी वो कोल्ड रिजर्वायर या सिंक की होगी। कैन नेवर हैव an efficiency more than the Carnot engine working between the same temperature reservoir respectively। मतलब क्या समझो कि कोई भी इंजन अगर कोई भी 2 दिए गए टेम्परेचर पर अगर वर्क कर रही है तो उसकी एफिशिएंसी कभी भी कार्नोट इंजन से ज़्यादा नहीं होगी, हमेशा या तो उसके बराबर होगी या उससे कम होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि इससे ज़्यादा हो जाएगी तो रियलिटी में ऐसी कोई इंजन एग्जिस्ट ही नहीं होती है जो अपनी एफिशिएंसी कार्नोट इंजन से ज़्यादा दे देंगे। मतलब उस इंजन की डिज़ाइन में कहीं ना कहीं फॉल्ट है या डिफेक्ट है, या फिर हमारी मेजरमेंट में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आई है। तो बेसिकली हमें याद कर रखना है कि कोई भी इंजन हो अगर उसकी अगर एफिशिएंसी निकाली जा रही है तो अगर हमें उसको देखना है कि वो सही है या गलत है, तो सब में पहले क्या करेंगे कि मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालेंगे, मतलब कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी निकालेंगे। अगर उससे कम आ रही है तो उसकी एग्जिस्टेंस हो सकती है, अगर उससे ज़्यादा आ रही है तो एग्जिस्टेंस नहीं होती है, लेकिन इक्वल भी आ रहे फिर भी एग्जिस्टेंस है, उस केस में वो रिवर्सिबल इंजन कहलाएगा। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है कि कार्नोट जो इंजन है इसकी यहाँ पर ये पिक्टोरियल फॉर्म में डायग्राम बना रखा है। ये जो हमारी है ये रिजर्वायर को दिखाया जा रहा है, लेकिन ये हॉट रिजर्वायर है जिसको हमने यहाँ पर सोर्स लिख रखा है, और ये जो रिजर्वायर है ये सिंक है या कोल्ड रिजर्वायर बोल सकते हैं इसको। यहाँ से क्या किया जा रहा है कि हॉट रिजर्वायर से हीट का सप्लाई हो रहा है, जिसको मैंने यहाँ पर क्यूएस से दिखा रखा है, और ये हमारी इंजन है, और ये एरो दिखाया है क्लॉकवाइज। क्यों? क्योंकि ये इंजन है, अगर ये रेफ्रिजरेशन होता है तो यहाँ पर ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज दिखाते हैं। और ये जो डब्ल्यू नेट है ये हमें क्या दिखा रहा है कि इंजन हमें वर्क इतना प्रोड्यूस करके दे रही है, और ये जो क्यू आर है ये क्या दिखा रहा है कि इंजन से हीट का रिजेक्शन हो गया, और ये रिजेक्शन कहाँ पर कर रही है, लोअर टेम्परेचर रिजर्वायर को या कोल्ड रिजर्वायर को बोलेंगे। तो ये थी हमारी कार्नोट थ्योरम, और इसकी कंडीशन समझ गए होंगे। किसी भी हमें इंजन की अगर हमें उसकी कैपेसिटी या एफिशिएंसी चेक करना है तो हमें किसके रिस्पेक्ट में चेक करना पड़ेगा, कार्नोट इंजन के रिस्पेक्ट में चेक करना पड़ेगा। अब तक तो हम लोगों ने क्या किया कि सारे इसके जो भी अजम्पशन थे, कंडीशन उसको अप्लाई करने का, और इसके जो प्रोसेसेस थे और इन सबको या इनके डेफिनेशन को हमने लर्न किया। लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि कार्नोट साइकिल की जो इफिशिएंसी जो फॉर्मूला दिया गया उसकी डेरिवेशन कैसे करेंगे, और कौन कौन सी प्रोसेस को यहाँ पर हेल्प में लेने वाले उसकी डेरिवेशन के लिए। तो हम लोग इंट्रोडक्टरी क्लास में क्या सीखे थे कि किसी भी चीज़ का अगर हम लोग इंजन का या साइकिल का एफिशिएंसी निकालते हैं तो किसकी रेशियो होती है, आउटपुट अपॉन में इनपुट। तो यहाँ पर हम जब इंजन की स्टडी कर रहे हैं तो इंजन में हमें आउटपुट क्या मिलेगा, वर्क डन मिलेगा, और इनपुट क्या होता है कि इंजन को कितना हीट सप्लाई कर रहे हैं। तो ये तो हमारी बेसिक ये प्रॉपर्टीज़ है या रूल्स है। लेकिन अगर हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग जाएंगे तो फर्स्ट लॉ क्या बताती है
कि सिस्टम के अंदर जितना हीट होगा, मतलब नेट हीट जितना सिस्टम के पास होगा वो उतना ही क्या करेगी, वर्क को प्रोड्यूस करेगी। मतलब ये बोल सकते हैं कि नेट हीट ऑफ द सिस्टम इक्वल टू नेट वर्क डन। तो अब हमने क्या किया कि इसी इक्वेशन को यहाँ पर ला करके फिर से रीराइट किया और यहाँ पर डब्ल्यू नेट को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, क्यू नेट से, और इसको इक्वेशन हमने 1 मान लिया। अब आगे समझने से पहले जरा हम लोग ये फिर से इस ग्राफ को समझते हैं। ये जो प्रोसेस दिखाया गया ये 2 to 3 है। 2 to 3 मतलब कि जहाँ पर हम सिस्टम को हीट सप्लाई कर रहे हैं या सिस्टम का हीट एडिशन हो रहा है और कंडीशन क्या दिया गया, आइसोथर्मल हीट, मतलब आइसोथर्मल हीट एडिशन प्रोसेस है, और ये जो दिखाया गया आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन प्रोसेस है। तो जब भी हम लोग पीवी या टीएस डायग्राम में हम लोग जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो अगर हमें उसका वर्क डन निकालना होता है पीवी डायग्राम पर या हीट निकालना होता है टीएस डायग्राम पर, तो उस प्रोसेस के अंदर जितना भी एरिया कवर्ड हो रहा है ऑन द एंट्रोपी एक्सिस, वो उसको क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो उसकी हीट को शो कर देता है। तो यहाँ पर हीट सप्लाइड हो रहा है 2 to 3, तो मतलब इसके अंदर जितने भी एरिया आएंगे ऑन द एंट्रोपी एक्सिस, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड। अगेन यहाँ पर 4 to 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हीट का रिजेक्शन। तो इस प्रोसेस के अंदर मतलब ये 4 to 1 लाइन के अंदर में जितनी भी एरिया आएंगे ये रिप्रेजेंट करेगा अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्शन। तो ये जो डायग्राम यहाँ बनाया ये क्या है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिखाया जा रहा है। तो अगर हम डायरेक्ट क्या करेंगे कि रेक्टेंगल का एरिया निकाल देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई, और इस वाले रेक्टेंगल शेप की अगर हम लोग एरिया निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्शन। तो यही प्रॉपर्टीज को भी हम लोग आगे यूज करने वाले हैं इसके रिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए। तो अगर हम लोग साइकिल की बात करेंगे तो हर एक प्रोसेस की अगर हम लोग हीट को अगर अलजेब्रिक सम कर देंगे तो हमें नेट हीट मिल जाएगी। तो वही सेम प्रोसेस हमने यहाँ पर अप्लाई किया कि 1 to 2 के लिए जो हीट होगा वो Q12 से रिप्रेजेंट किया, 2 to 3 के लिए Q23 एंड 3 to 4 के लिए Q34 एंड लास्ट वन 4 to 1 के लिए Q41। अब यहाँ पर दो प्रोसेस में हीट का रिजेक्शन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा है कि दो प्रोसेस जो आइसोथर्मल है और दो प्रोसेस जो है आइसेंट्रोपिक है। आइसेंट्रोपिक होने मतलब क्या होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस होगा, और एडियाबैटिक प्रोसेस में सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का रिजेक्शन क्या होता है, 0। तो अगेन 1 to 2 एंड 3 to 4 हमारी क्या है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। तो इन दोनों के बीच में हीट का इंटरेक्शन 0 हो जाएगा क्योंकि प्रोसेस क्या हमारी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। तो अब ये इक्वेशन हमारी सिंप्लीफाई होकर के क्या आ गई, नेट हीट इक्वल टू Q23 प्लस Q41, मतलब हीट का सप्लाई कितना हो रहा है और हीट का रिजेक्शन कितना हो रहा है, इन दोनों का अगर हम लोग सम कर देंगे विद नेचर मीन्स विद साइन, तो हमें क्या मिल जाएगा कि सिस्टम के अंदर कितना हीट है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि अगर ये नेट हीट निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, टीडीएस रिलेशन को यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा, तभी निकाल पाएंगे, वरना मुश्किल हो जाएगा यहाँ पर। तो हम लोग क्या सीखे हैं कि एंट्रोपी चेंज इक्वल टू क्यू नेट अपन में टेम्परेचर होता है। तो हमें यहाँ पर हीट तो दे रखा है रिलेशन में, तो हीट को हम लोग क्या करेंगे कि हीट की वैल्यू को हम लोग एंट्रोपी और टेम्परेचर के फॉर्म में यहाँ पर पुट करने वाले हैं, जिसकी वजह से हमारी क्या होगी, डेरिवेशन आसानी से हो सके। तो अब यहाँ पर हीट सप्लाइड जो किया जा रहा है क्या है, 2 to 3 प्रोसेस में किया गया है। तो 2 to 3 प्रोसेस में जबकि अभी हमने यहाँ पर क्या किया है कि डेल क्यू इक्वल टू TdS होता है, और जो हीट सप्लाइड हो रहा है वो आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है, मतलब वहाँ पर टेम्परेचर क्या है, हाइयर होगी, मैक्सिमम टेम्परेचर पे किया गया है इसलिए TH लिया। और S3 माइनस S2, यहाँ पर S3 माइनस S2 इसलिए लिया क्योंकि हम जब यहाँ पर एंट्रोपी चेंज लेंगे वो फाइनल माइनस इनिशियल लेते हैं यहाँ पर, इसलिए S3 माइनस S2 लिया गया। तो इसको हमने इक्वेशन 3 माना। सिमिलरली अगर हम लोग रिजेक्शन के लिए लेकर के आएंगे यहाँ पर, तो रिजेक्शन के लिए जो हमारी प्रोसेस क्या 4 to 1 है, तो यहाँ पर जो रिजेक्शन हो रहा है लोअर टेम्परेचर हो रहा है इसलिए TL लिया, और यहाँ पर फाइनल हमारी एंट्रोपी क्या है S1, और इनिशियल एंट्रोपी क्या होगी 4 to 1 के लिए S4। तो ये हमारी इक्वेशन तो हो गई QR। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हम लोग कुछ चेंज करने वाले एंट्रोपी के साथ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इस ग्राफ में देखो ये जो प्रोसेस है 1 to 2, इन दोनों प्रोसेस क्या आइसेंट्रोपिक है, मतलब S1 इक्वल टू क्या हो जाएगा S2, और 3 to 4 क्या ये भी आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है। तो ये भी यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर भी S3 एंड S4 सेम रहेगी, तो इसी को अभी हम लोग वहाँ पर चेंज करने वाले हैं। तो अब हमने क्या किया कि ये तो सेम रखने हैं यहाँ पर TL, और यहाँ पर हमने क्या किया कि S1 को S2 से रिप्लेस किया और S4 को S3 से रिप्लेस किया, लेकिन यहाँ पर माइनस साइन कॉमन ले लिया, वो इसलिए ताकि जब भी हम लोग QS और QR को जब हम लोग ऐड करेंगे तो हमें ये वाला क्या हो कि ये कॉमन टर्म मिल जाए, जिससे हम लोग कॉमन लेकर कैलकुलेशन को और सिंप्लीफाई कर सकें, इसलिए हमने माइनस साइन कॉमन लिया।
माइनस साइन कॉमन लेने के बाद इसको हमने इक्वेशन 4 माना और इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 दोनों को जब हम लोग ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, नेट 8 मिलेगा। तो इसको और आगे कैलकुलेशन करने से पहले समझो कि ये वाला रिलेशन आया कहाँ से, ये जो यहाँ पर ये रिलेशन लिया गया या TH S3 माइनस S2 ये आया कहाँ से। तो अभी जैसे मैंने क्या बताया था कि जो हम लोग डायग्राम TS डायग्राम पर रिप्रेजेंट करते हैं तो किसी भी प्रोसेस के अंडर में जो भी एरिया आती है ऑन द एंट्रोपी एक्सिस वो सारे क्या रिप्रेजेंट करते हैं, हीट को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए हमने जो हमारी हीट सप्लाइड हो रही है 2 to 3 प्रोसेस में हो रही है तो उस प्रोसेस के अंदर जो भी एरिया आई ऑन द एंट्रोपी एक्सिस उसको हमने उसकी एरिया निकाल लिया और हमारे यहाँ पर जो एरिया बन रही है उसका शेप क्या बन रहा था, रेक्टेंगल, इसलिए लेंथ इनटू ब्रेथ वाला फॉर्मूला यूज करके यहाँ पर ये वाला एरिया निकाला। अगेन रिजेक्शन के लिए सेम प्रोसेस को हमने फॉलो किया जिसकी वजह से हमें ये रिलेशन मिला। अब हम लोग कर क्या रहे हैं कि दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं, मतलब 3 और 4 को, तो हमें क्या मिल रहा है, नेट हीट सप्लाइड मिल रहा है। तो हमने किया कि यहाँ पर दोनों की वैल्यू को पुट किया, हीट सप्लाइड एंड हीट रिजेक्शन को। तो जब हीट सप्लाइड एंड हीट रिजेक्शन की वैल्यू को हम लोग जब यहाँ पर पुट कर रहे हैं तो हमें नेट हीट मिल रहा है। साथ ही में इसको जब सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये दोनों में कॉमन फैक्टर मिल गया जो हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया। तो ये तो हमें मिल गया यहाँ पर नेट हीट सिस्टम के अंदर क्या, और फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग अभी हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था कि सिस्टम के अंदर जो नेट हीट होता है वो किसके बराबर होता है, नेट वर्क डन के इक्वल होगा। तो सेम हमने क्या किया कि जो स्टार्टिंग में जो फॉर्मूला हमने रखा था इफिशिएंसी का वो यहाँ पर फिर से रीराइट किया और यहाँ पर नेट हीट ऑफ द सिस्टम की वैल्यू यहाँ पर पुट किया। तो यहाँ पर देखो कि ये हमारी S3 माइनस S2 ये नेट हीट के अंदर भी ये कॉमन है। साथ ही साथ ये देखो कि जब हम लोग हीट सप्लाइड की वैल्यू यहाँ पर पुट करें तो इसके अंदर भी S3 माइनस S2 आ रहा है जिसकी वजह से ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो हमारे पास बचेगा क्या, तो हमारे पास सिर्फ ये वाला टर्म बच जाएगा जब ऊपर नीचे को कट करेंगे। तो अब यहाँ से हमें रिलेशन क्या मिल गया कि अगर हमें कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी को अगर निकालना है तो उस केस में ये तो हमारी बेसिक फॉर्मूला है क्या, नेट हीट ऑफ द सिस्टम और साइकिल अपॉन में नेट हीट सप्लाइड, ये तो हमें बेसिक फॉर्मूला है। लेकिन अगर हमें सबका अपर लिमिट और लोअर लिमिट टेम्परेचर दे रखा है या मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर दे रखा है तो उस केस में डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर डिफरेंस, मैक्सिमम टेम्परेचर माइनस मिनिमम टेम्परेचर डिवाइडेड बाय मैक्सिमम टेम्परेचर, ये अगर हम लोग इसका रेशियो लेंगे तो ये हमें क्या दे देगा, एफिशिएंसी। यस, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंपल क्या ले सकते हैं, 1 माइनस TL अपन में TS। TL क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मिनिमम टेम्परेचर, और TS क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, मैक्सिमम टेम्परेचर। तो हमें सिंपली क्या याद रखना है कि कार्नोट साइकिल की जो एफिशिएंसी होगी टेम्परेचर के फॉर्म में 1 माइनस मिनिमम टेम्परेचर डिवाइडेड बाय मैक्सिमम टेम्परेचर। यहाँ पर कुछ नोट पॉइंट बन करके आ रहे हैं जो इक्वेशन 5 को लेकर के। अब जरा देखते हैं ये नोट पॉइंट एक्चुअली में है क्या। तो हमें क्या करना है, इक्वेशन 5 को यहाँ पर फोकस करना है। इक्वेशन 5 कौन सी है, ये वाली इक्वेशन हमारी इक्वेशन 5। तो हमें इसमें ऑब्जर्व क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन 5 वी कैन से दैट आवर सिस्टम अंडर कंसिडरेशन इज अ वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस। यहाँ पर जरा वर्ड गौर करना, ये क्या बोला गया, वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस। अब वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस होने के लिए पहले बात समझो कि कोई भी डिवाइस अगर वर्क दे रही है हमें काम करके वो दे रही है, इसका मतलब क्या है कि नेट वर्क डन जो होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। या ये बोल सकते हैं कि अगर हम उसकी डायग्राम जब प्लॉट करेंगे तो उसका जो मूवमेंट हो, जो डायरेक्शन होगा वो क्लॉकवाइज होगा। मान लो कि एक सर्कुलर उसकी हमें डायग्राम मिल रही है तो उसकी जो डायरेक्शन दिखाएंगे वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखाएंगे। ये भी एक सिंबल होता है किसी भी वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस को दिखाने के लिए। अगर वर्क ऑब्जर्विंग है तो उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शो करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है क्या कि अगर वो डिवाइस वर्क प्रोड्यूसिंग है तो ये हमें इंश्योर कर देगी कि और जब हम लोग उस सिस्टम या उस साइकिल की जब हम लोग नेट वर्क डन निकालेंगे तो उसकी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आएगी। अगर निगेटिव आ जाएगी इसका मतलब क्या है कि उस जो डिवाइस है या जो सिस्टम है वो हमारी वर्क प्रोड्यूसिंग नहीं बल्कि वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस है। और एक यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जनरली हम लोगों के जहन में ये फिट हो जाता है या ये पता नहीं हाइपोथेटिकली क्या है, लोग सोच लेते हैं कि कार्नोट साइकिल जो है उसकी एफिशिएंसी 100% होती है, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, ये एग्जिस्टेंस होता ही नहीं कि कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी जो 100% होगी। ऐसा कोई भी डिवाइस नहीं है जो रियलिटी में एग्जिस्ट कर सके। तो हमें याद क्या रखना है कि कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी, नॉट 100%।
हाँ, लेकिन एक यहाँ पर क्वेश्चन ये बन रहा है कि एफिशिएंसी का रेंज क्या होता है। जनरली जो भी डिवाइस है, जो भी साइकिल कार्नोट बेसिस पर वर्क करती है या फंक्शन परफॉर्म करती है, तो उसकी जो एफिशिएंसी का रेंज रहता है ना, वो 65% से लेकर के 65% से लेकर के वो 75% के बीच में होल्ड करती है। वो 75% के बीच में ही क्या करेगी, लाई करेगी इसी रेंज के अंदर। तो हमें जनरली याद कर रखना है कि मैक्सिमम जो डिवाइस है या जो साइकिल है, जो अगर कार्नोट साइकिल के ऊपर वर्क कर रही है, तो उसकी एफिशिएंसी का रेंज 65 टू 75 के बीच में ही लाई करेगी। कार्नोट हीट इंजन, यहाँ पर हीट इंजन को मैंने HE से दिखा रखा है, और ये जो दिखा रहा है यहाँ पर जेटा, ये एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करेगा। कार्नोट हीट इंजन एफिशिएंसी डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर लिमिट। ये वर्ड को जरा यहाँ पर गौर करना, मैंने क्या लिखा है, डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर लिमिट। टेम्परेचर लिमिट पर ही क्यों बोला, क्योंकि ESE में ऑलमोस्ट शायद 2016 या 17 में क्वेश्चन आ चुका है कि कार्नोट साइकिल एफिशिएंसी डिपेंड्स ऑन द फ्लूइड यूज्ड इन द सिस्टम। इस तरह से कुछ ऑप्शन ये दे रखे थे, नॉट डिपेंड ऑन द फ्लूइड यूज्ड इन द सिस्टम, ऑन टेम्परेचर लिमिट, नॉट टेम्परेचर लिमिट, इन सब का ऐसा कुछ क्वेश्चन दे दिया गया था। तो हमें याद क्या रखना है कि जो कार्नोट हमारे हीट इंजन होगी, उसकी जो एफिशिएंसी होगी वो डिपेंड करेगी किसके ऊपर, ओनली ऑन टेम्परेचर लिमिट। मतलब कि उसकी मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर क्या है, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगी। ये नहीं कि उसके अंदर कौन सा फ्लूइड यूज़ किया गया है, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, या कौन सा सब्सटेंस यूज़ किया गया है। तो टेम्परेचर लिमिट किसको रिप्रेजेंट करेगी, मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर। और ये क्या इंडिपेंडेंट है, मतलब नॉट डिपेंड करेगा किसके ऊपर, टाइप्स ऑफ सब्सटेंस यूज। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, कार्नोट साइकिल के अंदर जो ड्रॉबैक्स आ रहे हैं उसको अभी हम लोग देखने वाले हैं। अब ये ड्रॉबैक्स क्या क्या है, इन सबको देखते हैं। इसमें तो कुछ ड्रॉबैक्स हमारे जंक्शंस के अंदर ही आ जाती हैं, कुछ हमारी इसके डायग्राम को लेकर के हैं। जो इसके अंदर पहली जो ड्रॉबैक्स वो क्या है कि ऑल दी प्रोसेसेस, यहाँ पर क्या बोला गया, ऑल दी प्रोसेसेस आर रिवर्सिबल, इसमें कंसिडर किया गया। जबकि एक्चुअल में ये पॉसिबल ही नहीं है किसी भी साइकिल के अंदर जितने भी प्रोसेस यूज किए गए हो वो सारे रिवर्सिबल प्रोसेस हो। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द रिवर्सिबल प्रोसेस विच इज इम्पॉसिबल टू अचीव प्रैक्टिकली। मतलब प्रैक्टिकली हम लोग अचीव ही नहीं कर सकते किसी भी साइकिल के अंदर, उसकी सारी प्रोसेस क्या होनी चाहिए, रिवर्सिबल होनी चाहिए। इसकी सेकेंड एजम्पशन क्या है, टू अचीव आइसोथर्मल कंडीशन द प्रोसेस हैज टू बी एक्सट्रीमली स्लो। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि अगर हमें किसी भी साइकिल के अंदर या डिवाइस के अंदर हमें आइसोथर्मल कंडीशन को अगर अचीव करना है तो उस प्रोसेस को हमें काफ़ी स्लो करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमें एडियाबैटिक प्रोसेस क्या करना हो, लेना हो, या एडियाबैटिक कंडीशन अगर हमें अप्लाई करना हो, तो उस केस में जो हमारी प्रोसेस होगी वो एक्सट्रीमली फास्ट हो जाती है। तो ये देखो, एक ही साइकिल के अंदर हमारी एक प्रोसेस एक्सट्रीमली फास्ट हो रही है और दूसरी एक्सट्रीमली स्लो हो रही है। तो जो ये भी क्या है, उसका एक ड्रॉबैक आ गया। और जो थर्ड वन इसके ड्रॉबैक क्या है, एरिया अंडर पीवी डायग्राम इज वेरी नैरो रीजन। जो अभी हमने पीवी डायग्राम बनाया था तो हमने समझने के लिए मैं उसको थोड़ा इनलार्ज करके बनाया था। एक्चुअली में जब ग्राफ प्लॉट किया जाता है तो पीवी डायग्राम पर जो इसका एरिया आता है ना, बहुत ही नैरो रीजन में आता है। इसका मेन रीजन क्या है ये जरा समझते हैं। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो स्लोप होता है एडियाबैटिक प्रोसेस का, वो गामा टाइम्स ऑफ द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। तो इसका रीजन यही है कि जैसे ही एडियाबैटिक प्रोसेस होता है उसकी स्लोप क्या हो जाती है, गामा टाइम्स ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस होती है, जिसकी वजह से जब हम लोग उसका पीवी डायग्राम प्लॉट करते हैं तो हमें एरिया क्या मिल जाता है, उसका वेरी नैरो रीजन एरिया मिलता है। अब इसी को मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस ऑन पीवी डायग्राम दैट इज dp by dv ऑन एडियाबैटिक प्रोसेस इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ dp by dv एट आइसोथर्मल प्रोसेस कंडीशन। इसके अलावा क्या है, मोर ओवर टू ऑब्टेन सेम नेट वर्क आउटपुट द स्वेप्ट वॉल्यूम इज लार्ज। इसके अलावा अगर हमें सेम अगर नेट वर्क आउटपुट अगर हमें ऑब्टेन करना है तो उस केस में जो स्वेप्ट वॉल्यूम होगी वो काफ़ी लार्ज होगी। तो ये थी इसके तीन क्या ड्रॉबैक। अब यहाँ पर कुछ नोट पॉइंट बनाए गए जो इसे हम लोग जो भी डिस्कशन किए इन सब से निकाला गया है, जिसको हम लोग शॉर्ट में यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखे हैं। अब यह है कि इसको समझते हैं कि एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल हीट इंजन, ये यहाँ पर HE हीट इंजन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हमारी एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। Efficiency of reversible heat engine is always more than the efficiency of irreversible heat engine। यहाँ पर राइटिंग मिस्टेक है। तो सेकंड में क्या बोला गया है कि मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी, यहाँ पर एफिशिएंसी का सिंबल वो मेरे से यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है।
यहाँ पर क्या बोला गया है, मैक्सिमम पॉसिबल इफिशियंसी ऑफ रिवर्सिबल हीट इंजन इज गिवन बाय कार्नोट। तो ये थी कार्नोट साइकिल की बेसिक प्रॉपर्टीज वगैरह और इसके फार्मूलाज। नेक्स्ट लेक्चर में मैं हो सकता हूँ कि कार्नोट साइकिल के कुछ जो न्यूमेरिकल्स हैं जो अब तक पूछे जा चुके हैं उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे।